की सरजमी से मैं केसर एडवोकेट आपसे फिर मुखातिब हूँ, चौथा एपिसोड लेकर। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण मरहूम, जो हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने लखनऊ के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बलिदान कर दी, त्याग कर दिया, लखनऊ पर शोध करके लखनऊ के इतिहास को लिखने के लिए सैकड़ों पुस्तकों में वो लखनऊ का इतिहास और लखनऊ के बारे में लिख गए हैं। जब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि लखनऊ के रहने वाले ही नहीं जानते हैं कि लखनऊ में हमारे क्या क्या है, क्या देखने की चीज़ है। मैं पिछले 3 एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से यहाँ पर 1590 में जब अकबर ने 12 सूबों में पूरे भारत को बांटा था, तो अवध एक सूबा बना था। और इस सूबे में पहले बुरहान मुल्क आए और उन्होंने यहाँ पर नवाब का दर्जा हासिल किया। फिर उनके बाद सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला के बाद जो नवाब आए, आज उनके बारे में तफसील से हम लोग बात करेंगे लखनऊ में उनके द्वारा बनाई गई इमारतों की, और आपको बताएंगे कि लखनऊ का नाम पूरी दुनिया में जिस इमारत के लिए आज शोहरत की बुलंदियों पे है, वो उसे आप भूल भुलैया या इमाम बाड़ा के नाम से जानते हैं। भूल भुलैया या इमाम बाड़ा यानी जो आसफी इमाम बाड़ा भी जिसे कहा जाता है, ये बनवाने वाले और लखनऊ को राजधानी का दर्जा दिलवाने वाले। आपको ये जानकर हैरत होगी, आप शायद बहुत लोग हम में से नहीं जानते होंगे, और मैं दुनिया के दूर दराज कोने में बैठे हुए लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो लखनऊ के हैं, कि लखनऊ का नाम दुनिया में बढ़ाने वाली ये इमारत भूल भुलैया जहाँ है, वहीं लखनऊ को राजधानी, जो आज उत्तर भारत के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी होने का जिसे गौरव प्राप्त है, ये गौरव किसने दिलाया, इसकी जड़ में कौन है, तो मैं उससे आपकी मुलाकात आज कराऊंगा, उसके बारे में ही बताऊंगा। और आपको पहले मैं ये बता दूं छोटी सी बात कि 1775 में ये राजधानी लखनऊ वो नवाब लेके आए थे फैज़ाबाद से, और यहाँ उन्होंने चारों तरफ लखनऊ का विकास शुरू किया। ये 1857 की गदर तक अवध की राजधानी लखनऊ रहा, और इसी कारण अवध की राजधानी रहने के नाते फिर अंग्रेज़ों ने अवध को और आगरा को, दो सूबों को, आगरा अलग सूबा था, अवध अलग सूबा था, दोनों बड़े सूबों को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बना दिया, सेंट्रल प्रोविंस। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी उन्होंने लखनऊ के बजाय इलाहाबाद कर दी। इलाहाबाद फिर 1922 के करीब यहाँ के तालुकेदारों ने और सबने पैसा देने की पेशकश रखी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर काउंसिल हाउस का निर्माण शुरू कराया, जिसे आज हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। और 1928 में ये बनकर मुकम्मिल हुआ, तैयार हुआ। उस समय इसके बनवाने में करीब 18 लाख रुपए लगे थे। तब इलाहाबाद से उसके बाद ये राजधानी लखनऊ शिफ्ट हुई, और ये उसी समय से लखनऊ में है, 1928 से। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा सूबा लखनऊ, जिसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा बना। सबसे ज़्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। अब तो उत्तराखंड इसमें शामिल नहीं है, लेकिन तब उत्तराखंड भी शामिल था। और ये बहुत बड़ा प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ को बनने का गौरव दिलाने वाले नवाब, जिन्होंने इसे 1775 में राजधानी घोषित किया था, उनका नाम था आशफुद्दौला। आशफुद्दौला का नाम लेते ही एक रोमांच हो आता है, लगता है कि आशफुद्दौला, मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा एक कहावत कि जिसको न दे मौला उसको दे आशफुद्दौला। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जो इस समय बताना उचित होगा कि उसकी आज तक इस जुमले की कितनी वक़्त है, कितनी कदर है, कि मैंने जब वकालत शुरू की तो मैं हाई कोर्ट में जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब के सामने अपीयर हो रहा था एक 307 की बेल में, और वो बेल कुछ टफ लग रही थी, और मैंने वकालत की मेरी शुरुआत थी, तो मैंने उनसे यही बात कही कि
मैं तो हुजूर की अदालत में इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि आप रहमदिल इंसान हैं और समझते हैं कि जहाँ वाकई अपराध नहीं हुआ और पुलिस ने फंसाया वहाँ ज़मानत दी जा सकती है। लोग कहते हैं जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। कहें बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये हुजूर की जेब को कहीं जमानत नहीं मिलेगी, आपके यहाँ मिल जाएगी। वो बेसाख्ता हंसे, हंसने के बाद कहें अच्छा मियाँ बैठ जाइए। मैं बैठ गया। फिर सरकारी वकील से उन्होंने पूछा और ये सेंटेंस उनके दिमाग में ऐसा घूमता रहा कि आखिर में मुझे जैसे जूनियर वकील को 307 की वो बेल मिल गई। तो ये कमाल था आशफुद्दौला साहब का। और ये आज की बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत कहानियां हैं। कहानियां नहीं, सच्चाई है ये कि जब उस समय श्रमिक काम शुरू करते थे तो वो आशफुद्दौला का नाम लेके या आशफुद्दौला कह के अपना काम शुरू करते थे, इसलिए कि वो नेक दिल, बहादुर, बहुत दयालु और बहुत ही मिलनसार इंसान थे। और ऐसे नवाब थे, शिया संप्रदाय से वो आते थे और ऐसे नवाब थे कि जिनको हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं था। वो हमेशा अपनी रियाया को, अपनी प्रजा के लिए हमेशा सब कुछ देने को तैयार रहते थे। पैसा, सोना, जितनी भी चीज़ें थी, एक उन्होंने आते ही लखनऊ में एक अपना मकान रहने का जो बनवाया, निवास, दौलत खाना हुसैनाबाद के पास। वो आसफी कोठी के नाम से जाना जाता है। उसके कुछ खंडहर मौजूद हैं। इस सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब बताऊंगा कि इमारतों के बारे में। लेकिन आज मैं आशफुद्दौला साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि आशफुद्दौला इतने दयालु थे कि एक 1784 में जब उन्होंने ये रूमी दरवाज़ा जिसे आप देखते हैं, जो पर्यटन विभाग वाले भी रूमी दरवाजे की फ़ोटो छाप करके पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हैं कि हमारे लखनऊ में ये भी नवाब आशफुद्दौला साहब का बनवाया हुआ है। 1784 में बनवाना शुरू किया, 1786 में ये कंप्लीट हुआ। आपको हैरत होगी, इसमें कोई भी रॉड, लोहे की रॉड या सरिया या खम्भों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, बल्कि ये लकड़ी का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी डाटें घुमावदार बनाई गई हैं जो इस तरीके से बनी है। ये मैं आपको जब रूमी दरवाजे के बारे में बताऊंगा तब इसको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उसी समय इन्होंने इमामबाड़े को भी बनवाना शुरू किया और 1784 में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल में अब वो लोग जो नौकरी वाले थे, जो मिडिल क्लास के थे, जो इज्जतदार लोग थे, जिनकी अपनी एक समाज में इज्जत थी, वो बाहर, घर के बाहर आकर ना किसी से पैसा मांग सकते थे, ना उधार ले सकते थे, ना भी उनके यहाँ फाके कसी की नौबत आ गई। बादशाह इनको, नवाब को ये मालूम हुआ तो नवाब ने उसकी एक तरकीब निकाली कि इन लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, इमदाद दी जाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक जब इमामबाड़ा बनवाना शुरू किया तो दिन में जो उसकी बनवाई होती थी, बनता था, चुना जाता था जितना लखोरी की उस ईंटों से, रात को उसको वो तोड़वा देते थे। और तोड़वाने के लिए उन्होंने जो लोगों को बुलाया वो वही इज्जतदार लोग थे जो रात के अंधेरे में आकर चुपचाप काम करते, तोड़ते और उसके एवज में पैसा सुबह लेकर के अपने घर चले जाते थे। उनकी इज्जत भी बची रही, उनको खाने को निवाले भी मिलते रहे और उनकी वो अकाल का समय निकल गया। 22,000 लोगों की लखनऊ में रियाया की उन्होंने उस वक्त मदद की थी। ऐसे थे आशफुद्दौला। एक और आपको उनके बारे में बताऊं कि एक संत उनके दरवाजे पे आए। वो हिंदू संतों की भी बहुत कदर करते थे। एक संत आए और उनसे कहा कि बाबा, कि नवाब साहब, मैं तो आपके यहाँ एक आश्रम बनवाना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि आप बहुत धर्म और जात पात और मजहब इसमें विश्वास नहीं करते और आप सबको सब कुछ देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो उन्होंने कहा आप फरमाइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने जब अपना आश्रम बनाने की बात कही तो नवाब ने उनको जाते समय कद्दू दिया, सीताफल, और उसमें एक पर्ची रख दी। उस पर्ची में उन्होंने 1000 गांव बाबा के नाम लिख दिए और वो बाबा हजारा कहलाए।
और वो बाबा हजारा की बाग, बाबा हजारा के नाम से मोहल्ला, वो अभी भी लखनऊ में है। ये नवाब आशफुद्दौला साहब की बाबा हजारा को देन थी। अब आपको मैं बताऊं, मैं कितना आपको बताऊं, योगेश जी ने इतना कुछ लिख दिया है, इतना कुछ लिख दिया है कि आप खुद को और भावी पीढ़ी को उससे अगर वाकई जानकार बनाना चाहते हैं तो यूँ तो बहुत से लोग लखनऊ और लखनऊ की बात करते हैं और अवध की बात करते हैं, लेकिन आपको इस असलियत से जो किताबों की शक्ल में बंद है योगेश प्रवीण जी द्वारा लिखी हुई, कोई उनकी तह तक नहीं पहुंचाएगा और लखनऊ की असली जानकारी कोई आप तक, मेरा दावा है कि नहीं पहुंचा सकता। मैं इस काम में तब से लगा हूँ जब से योगेश प्रवीण जी थे और 2015 में उन्होंने मुझे निर्देश दिया तो यूपी रत्न उनको मिला था, तो यूपी रत्न डॉक्टर योगेश प्रवीण के नाम से ये एक ग्रुप फेसबुक पर मैंने शुरू किया और पिछले 7 वर्षों से बराबर काम करते हुए जब उनको 2021 में जब 20 में पद्मश्री मिला तो इस ग्रुप का नाम यूपी रत्न के बजाय पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण कर दिया। तो पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण ग्रुप पर लखनऊ का इतिहास, बेगम हजरत महल के बारे में और तमाम लखनऊ के मोहल्ले, उनका इतिहास, इस पर मैं पोस्ट लिखता आया हूँ, जिसे देखा, पसंद किया लोगों ने और उसके बाद सिर्फ पढ़कर रह गए। मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञान जो आपको किताब, पहले तो वो किताबें अब बाजार में अवेलेबल नहीं है और अगर जिसको मिल भी गई वो लेके उसके बाद पढ़ने के बाद कौन किसको बताने जाता है, तो ये बीड़ा मैंने उठाया है। इसलिए मैं आज आपको बताने बैठा हूँ कि लखनऊ का इतिहास सिलसिले से कि जब से नवाबी शासन से लेके और गदर के बाद ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बाद आज़ादी तब तक के लखनऊ का इतिहास आपको बताऊँगा। वो अभी तो मैं चौथे नवाब तक पहुँचा हूँ। चौथे नवाब जो थे 1775 से 1797 तक, करीब 22 वर्ष तक आशफुद्दौला साहब रहे। आशफुद्दौला साहब के बारे में कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि एक बार एक बुढ़िया, कहा क्या जाता है, नवाबी के जलवे किताब है योगेश जी की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार एक बुढ़िया जब आशफुद्दौला साहब के दरबार में हाजिर हुई और तो वो एक लोहे की जंग लगी तलवार लेकर गई और वो तलवार लेकर जब हाथ जोड़कर खड़ी हुई तो आशफुद्दौला साहब ने अपने दरबारी से कहा कि शायद ये बुढ़िया, ये बूढ़ी माँ हमको तलवार भेंट करने आई हैं, तलवार ले लो। उनसे तलवार लेके बादशाह को दी। बादशाह ने अपने हाथ में लेके देखा, जंग लगी तलवार थी, निहायत सिर्फ लोहे की और निहायत जंग लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा और देख करके मुस्कुरा कर दरबारी को दे दिया, कहा इसको दे दो उनको, और बुढ़िया के पास वो तलवार वापस पहुंच गई। तो बुढ़िया ने कहा कि तलवार ले लिया, उलट पलट के उसको देखती रही और उलट पलट के देखने के बाद जब काफ़ी देर देखती रही तो नवाब ने पूछा, नवाब आशफुद्दौला साहब ने, कि भाई तुम इसमें क्या देख रही हो? तो उसने कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मैंने तो सुना था कि आप वो पारस हैं कि लोहे में हाथ लगा दें तो सोना हो जाए। मेरी तो ये तलवार लोहे की जैसी की तैसी है। बहुत अक्लमंद भी थे आशफुद्दौला साहब, फौरन उनका इशारा समझ गए और उन्होंने कहा कि इस तलवार के बराबर, दरबारी से कहा, इस तलवार के बराबर सोना तौल कर इनको दे दिया जाए, और उतना सोना मिल गया। तो ये आशफुद्दौला की दयालुता की कहानी थी। वो इतने दयालु, इतने मिलनसार, इतने नेक दिल इंसान थे और उनकी नज़रों में हिंदू मुसलमान होने का कोई मतलब नहीं था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो इमारतें बनवाई, उन इमारतों में शीश महल भी है, ऐशबाग भी है, इमाम बाड़ा भी है, रूमी दरवाज़ा भी है, और उसके अलावा सुनहरा बुर्ज है, और शीश महल में भी तालाब था, तालाब के पश्चिम में शीश महल था। ये उन्होंने अपने जो रिहायशी मकान था उसके पास बनवाया था। तो आशफुद्दौला साहब ही थे जो फैज़ाबाद से राजधानी को ले आए थे। अब ले क्यों आए थे, इसके पीछे भी बहुत किस्से हैं, लेकिन असली बात यह है कि बहू बेगम जो उनकी माँ थी, जो शुजाउद्दौला की पत्नी, वो भी बहुत
बड़े घर से ताल्लुक़ रखती थी, और एक तरीके से शुजा-उद-दौला के समय भी वो सब राजधानी को पूरा मैनेज करती थी, फैज़ाबाद को, वहीं से अवध को। अवध में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो नवाबों के माध्यम से ही मुग़ल साम्राज्यों को जाता था, दिल्ली जाता था। तो उसी की आमदनी से, और उसके अलावा भी उनके पास इतना कुछ था कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगी शुजा-उद-दौला के पास। जब आशफुद्दौला नवाब बने तो दोनों माँ बेटे में कभी कभी तकरार हुई और ठन गई, तो वो अपनी राजधानी लेकर लखनऊ चले आए थे। और हालांकि माँ को इतना मानते थे कि लोग बताते हैं कि एक बार जब माँ नहीं आई तो उनको बुलाने गए फैज़ाबाद, तो शर्फियाँ लुटाते रास्ते भर वो आए थे। और लेकिन आशफुद्दौला के बारे में कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि अगर आज लखनऊ जो हमारी राजधानी है उसका श्रेय किसी को जाता है तो आशफुद्दौला को जाता है। और जो जितने भी अवध के नवाब हुए उनमें सबसे ज़्यादा लखनऊ को तरक्की कराने वाले आशफुद्दौला साहब भी थे। आशफुद्दौला के ज़माने में मार्टिन एक जनरल हुआ जो मूल रूप से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था, और वो भारत आया था। लेकिन बाद में उसने देखा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा मजबूत है, तो उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया, और उसके बाद वो जनरल के पद तक पहुंचा। पांडुचेरी से जब वो साउथ इंडिया में था, पांडुचेरी से लखनऊ आया, तो यहाँ उसने जब इनका जलवा देखा आशफुद्दौला साहब का, तो इनके दरबार में उसने हाजिरी लगाना शुरू किया, घुसपैठ बनाई और इनसे बड़ी दोस्ती कर ली। और इस दोस्ती का फायदा आशफुद्दौला ने उठाया, जो बिल्डिंगें बनवाते थे, क्योंकि ये भी इंजीनियर दिमाग का व्यक्ति था मार्टिन, और बहुत यूरोपीय और फ्रेंच शैली की इमारतें बनवाने में इसको बड़ी महारत हासिल थी। इसने कई इमारतें बनवाई और बेची भी लखनऊ में। और उसी समय इसने एक बहुत बेहतरीन नक्शा ला के इनके सामने पेश किया और कहा कि ये इमारत अगर लखनऊ में बनी तो सारी दुनिया में मशहूर होगी। तो आशफुद्दौला साहब ने 10 लाख अशरफियों में उसका सौदा तय कर दिया और इकरारनामा हो गया। लेकिन जब वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई 1785 के बाद, तो मार्टिन जो थे, मार्टिन ने उससे शुरुआत कराई उसकी, और वो जोर शोर से बनने लगी, जो आप मौजूदा हालत में जिसे आप ला मार्टिनियर कॉलेज कहते हैं। लेकिन वो जब बिल्डिंग बन के तैयार हुई उसके पहले आशफुद्दौला चल बसे 1797 में, और वो बिल्डिंग अधूरी रह गई। उनके बाद उनके जो सक्सेसर थे, जो उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर आए, वो सादत अली खां थे, जो कि इनके ही सौतेली माँ के लड़के थे। बीच में वजीर, इनके गोद लिए बेटे वजीर आए आशफुद्दौला के, लेकिन वो ज़्यादा दिन चले नहीं, 4 महीने के करीब उन्होंने राज किया, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा मतभेद रखते थे और अंग्रेज़ों की सुनते नहीं थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें हटा दिया। सादत अली खां है वो जब आए तो उन्होंने फिर इस इकरारनामे को, वो कुछ कंजूस भी थे, उन्होंने इस इकरारनामे को 10 लाख अशरफियों के बदले में ये इमारत स्वीकार नहीं की और मार्टिन ने उसे खुद बनवाई। तो इस तरह से क्लाइव मार्टिन के साथ ये आशफुद्दौला की बहुत मुलाकातें जो हुई, उन सब का परिणाम लखनऊ की इमारतों की शक्ल में सामने आया। मार्टिन ने और भी बहुत सी कोठी फरहत बख्श, कोठी हयात बख्श जो गवर्नर हाउस है, सब बनवाई। लेकिन नवाब आशफुद्दौला के समय उन्होंने जो बिल्डिंगें थी उनमें भी बड़ा मशवरा दिया, और आज रूमी दरवाज़ा और इमाम बाड़ा दुनिया में लखनऊ को बढ़ाने वाले हैं, लखनऊ का मान बढ़ाने वाले हैं। तो आज इस तरह से मैं इस बात को यही ख़त्म करता हूँ कि चौथे नवाब आशफुद्दौला एक बेमिसाल हस्ती थे नवाबी ज़माने की, और उनको उनकी इज़्ज़त रियाया में इस तरीके थी जैसे भगवान की तरह उनकी इज़्ज़त, मौला की तरह उनकी इज़्ज़त की जाती थी, और उन्होंने कभी किसी को ना करना नहीं सीखा। यहाँ तक कि लोगों ने शिकायत की कि आपकी मुहर लगा के आपके दरबारी तमाम खजाना निकाले ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाने दो, मुहर तो आशफुद्दौला की है
तो इस तरह से उन्हें पैसे का कोई मोह नहीं था। उन्होंने चांदी और सोने का तमाम इस्तेमाल शीश महल में किया था, जो शीशे थे उनके फ्रेमों में। तो इस तरीके से नवाब आशफुद्दौला एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे नवाब थे जिनका रुतबा और जिनकी शान आज तक जीवित है, आज तक कायम है। और लखनऊ की तरक्की की कहानी असली 1775 में राजधानी आने के बाद से ही शुरू होती है। 1775 से लेके 1856 यानी 81 वर्षों तक लखनऊ ने खूब तरक्की की। बहुत से बाग, बहुत से बगीचे, बहुत से मोहल्ले, बहुत सी बस्तियां और बहुत सारे महल, बहुत सारी कोठियां, तालाब इस तरीके से बने कि लखनऊ चमन हो गया, लखनऊ एक गुलिस्ता हो गया। और आज लखनऊ है जिसके पीछे उस नवाबी ज़माने का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अगर हम ये कहें कि नवाबी ज़माने में हम नुकसान में थे या हम लखनऊ की जनता के साथ कोई अन्याय या गलती हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और लखनऊ में आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की बिल्डिंगें जितनी भी पुरानी बनी हुई हैं, जिनमें बहुत सी अभी बाकी हैं, ये सब अवध के नवाबों की देन है। और अगले एपिसोड में मैं आपको फिर सादत अली खां के बारे में बताऊंगा कि उनके ज़माने में कैसे क्या इतिहास रहा और क्या उन्होंने शुरू किया। उसके पहले आपको मैं ये भी बताऊंगा कि रूमी दरवाज़ा और इमामबाड़ा, शीश महल ये कहाँ हैं, कब बने, कैसे बने और किस तरह से बने, और इन बिल्डिंगों के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए के सरन को इजाज़त दीजिए। हाँ, एक बार आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत से उनकी किताबों का अध्ययन करके और उनका निचोड़ निकाल कर आपके सामने लाता हूँ, रखता हूँ, तो कम से कम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण ग्रुप के सदस्यों, कम से कम इतनी मेहरबानी तो करिए कि यूट्यूब चैनल पर, जो कि लखनऊ की सरजमी के सरन के नाम से है, उसको ढूंढकर लाइक करिए, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत ज़्यादा लोग इसको देख सकें, इसके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना समय आपका मैंने लिया। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।